नेक्स्ट जेएस के सीरीज़ में हम लोग हैं और इस सीरीज़ में हम लोग है ना सीखने वाले हैं कि कैसे नेक्स्ट जेएस के ऊपर काम किया जाता है। इसके कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जिसको सीखने के लिए ना हम सबसे अच्छी जगह समझते हैं कि आप नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट से सीख सकते हैं। next.org पे आ जाइएगा तो यहाँ डॉक्स मिलेगा। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में थोड़ा बताया जाएगा कि नेक्स्ट जेएस है क्या। नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी कि जो रिएक्ट का चीज़ है वो तो रहेगा ही, प्लस नेक्स्ट जेएस का बहुत सारा कुछ और आ गया। बिल्ड फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जबकि रिएक्ट जो होता है वो सिर्फ बैक एंड नहीं कर सकता, वो बैक फ्रंट एंड कर सकता है। बट नेक्स्ट जेएस में फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट्स मीन बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कर सकते हैं। ये यू कैन रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड योर इंटरफेस। आप रिएक्ट कंपोनेंट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इंटरफेस बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट जेएस एडिशनल फीचर इज़, अलग से कोई फीचर भी है और कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी है, मतलब जो रिएक्ट में कमज़ोरी है उसको भी यहाँ पे फुलफ़िल किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट जेएस इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर टूलिंग नीड फॉर द रिएक्ट। नेक्स्ट जेएस के पास सब कुछ वो टूल के तौर पे है जो कि एब्स्ट्रैक्ट यानी छुपा हुआ है, और ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर यानी तुमको कुछ खास कॉन्फ़िगर करना नहीं है, जैसे कि बंडलिंग करना, कंपाइलिंग करना, राउट बनाना, पेजेस तैयार करना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसके पास अवेलेबल है। दिस अलाउ यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द टाइम ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ये तुम्हें अलाउ करता है रिएक्ट कि कहता है क्या कि तुम अपना काम करो, हम कॉन्फ़िगरेशन का मामला हम संभाल लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास तुमको करना नहीं है, तुम अपना प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हो। वेदर यू हैव इंडिविजुअल डेवलपर, अगर तुम अकेले काम कर रहे हो, अ पार्ट ऑफ ए लार्ज टीम, अगर तुम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस कैन हेल्प यू टू बिल्डिंग इंटरैक्टिव डायनेमिक एंड फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट जेएस तुमको मदद कर सकता है इंटरैक्टिव डायनेमिक और फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने में। मेन फीचर क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नेक्स्ट जेएस में क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो रिएक्ट के पास नेक्स्ट के पास है वो है राउटिंग। देखिए ध्यान से, राउटिंग, रेंडरिंग, डाटा फेचिंग, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजिंग और टाइप स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है। तो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक शुरू करेंगे। राउटिंग का मतलब क्या है, रूट बनाना या कोई पेज को तैयार करना, ये राउटिंग कहलाता है। देखो यहाँ फाइल सिस्टम बेस्ड राउट बिल्ड ऑन द सर्वर कंपोनेंट। अब ये सर्वर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो पब्लिक के ऊपर कन्वर्ट होता है पहले क्लाइंट में, तब जाके दिखता है। लेकिन जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो डायरेक्ट दिख जाता है, यानी पब्लिकली उसको अवेलेबल देख सकते हैं। सर्वर कंपोनेंट थोड़ा सेफ होता है, सिक्योर होता है, और क्लाइंट कंपोनेंट जो होता है इनसिक्योर होता है क्योंकि वो पब्लिक तक डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इसमें जो सपोर्ट मिलता है राउटिंग से वो लेआउटिंग का मिलता है, यानी अलग अलग लेआउट बनाना है आप बना सकते हैं। नेस्टेड राउटिंग, राउट के अंदर राउट बनाना है तो बना सकते हैं। लोडिंग स्टेट यानी कि लोडिंग दिखाना या स्पेनर दिखाना, ये सब कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग और मोर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का आज से शुरू होगा, राउटिंग। फिर आते हैं रेंडरिंग में। इसमें क्लाइंट साइड और रेंडरिंग मतलब पब्लिक को दिखाना है। ये बात हम लोग रिएक्ट में भी पढ़े थे। रेंडर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट साइड मतलब होता है जो ब्राउज़र पे दिखेगा, सर्वर साइड जो नेक्स्ट जेएस को दिखेगा। क्लाइंट साइड और के साथ सर्वर साइड दोनों के साथ काम कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक रेंडरिंग दोनों पॉसिबल है, यानी जो पहले से स्थिर हो, डायनेमिक मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। ज़्यादा इसको नहीं समझना है, बस आराम से राउटिंग शुरू कर देना है। तो राउटिंग पहला टॉपिक है और आज इस वीडियो में हम आपको राउटिंग के बारे में लगभग चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल जितनी चीज़ें हैं। तो राउटिंग के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो स्केलेटन, यानी कि पूरी के पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो राउटिंग होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। घर में जो वायरिंग करते हैं हम लोग, तार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वहाँ से उसको कनेक्ट करते हैं, उसको उससे जोड़ देते हैं, ये रूट बनाते हैं, इसको हम राउटिंग कह सकते हैं। अगर हम अपने घर बॉडी के अंदर देखें, नस को देख लें या हमारे ब्लड फ्लो को देख लें, ये सब क्या है, रूट्स डिसाइड करते हैं, तो इसे हम राउटिंग कहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके पीछे भी राउटिंग करके ही हम लोग आपस में कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं, सभी अलग अलग फाइल्स और सभी अलग अलग फीचर्स को जोड़ सकते हैं। राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्केलेटन का नाम दिया गया है, यानी कि तुम्हारी जैसी कंकाल हड्डियाँ होती हैं वैसी। दिस पेज विल इंट्रोड्यूस यू द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द राउटिंग फॉर द वेब एंड हाउ टू हैंडल राउटिंग इन द नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस के टर्म में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि राउटिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है, क्योंकि अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग काम करता है। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले ये वाला फ़ोटो थोड़ा सा देखो। ये फ़ोटो आपको क्या दिखाता है, देखिए ये फ़ोटो आपको दिखा रहा है
इसके पूरा ट्री स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली आपका प्रोजेक्ट कैसे सजता है, कैसे अरेंज होता है। तो ये फोटो जो फोल्डर अरेंजमेंट तरीका है इसमें, ऐप राउटर जब 14 वर्जन नेक्स्ट.जेएस का लॉन्च हुआ था तो उसमें ना ऐप राउटर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हम अपने फोल्डर कंप्यूटर में रखते हैं वैसे ही हम लोग राउटिंग बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। जैसे इसको फाइल सिस्टम राउटिंग कह सकते हो। अगर मैं तुमको बोलूँ मुझे ना दिस पीसी से सी ड्राइव में जाना है, तो तुम क्या करोगे? सी ड्राइव का एक फ़ोल्डर देख रहे हो, इस पर जब क्लिक करते हैं तो तुमको बहुत सारा फोल्डर मिल जाता है। उस पर ड्राइवर पे क्लिक करते हो तो फिर उसके अंदर फोल्डर मिल जाता है, फिर उसमें फ्लैश में जाके 2 और फोल्डर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से रूट क्या बना देखो, दिस पीसी, सी ड्राइव, ड्राइवर, फ्लैश, इस तरह से। तो तुम नेविगेट कर सकते हो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसे करके दूसरे फोल्डर में, फिर तीसरे फोल्डर में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐप जो है ना नेक्स्ट.जेएस का ऐसे ही काम करता है। तो जो मेन आपका फोल्डर होता है जिसको रूट फोल्डर कहते हैं उसका नाम है ऐप। अब ऐप के अंदर तुम 2 काम करना चाहते हो, 2 प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। एक हो गया तुम्हारा डैशबोर्ड, ये हो गया तुम्हारा इधर के लिए, और ये तुम्हारा ब्लॉग हो गया जो अलग हो गया। तो बेसिकली ट्री की तरह दिख रहा है आपको, पूरा कंप्लीट क्या है? ट्री है, लेकिन उसके अंदर का एक एक कोना क्या है? सब ट्री है, ट्री के अंदर का ट्री। तो ये बेसिकली मान लो सब ट्री है, तो इसका रूट कौन हो जाएगा? डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड का फिर इसके नीचे देखो एक और फोल्डर है एनालिटिक्स। तो ये बेसिकली इसके नीचे कोई और इसका नहीं है तो इसको कहेंगे लीव। और अगर किसी का है, जैसे सेटिंग का देखो इसका है पासवर्ड और प्रोफाइल, फिर पासवर्ड और प्रोफाइल का कोई नहीं है तो उसको कहेंगे लीव, यानी आखिरी। ठीक है, इसके बाद नहीं है। इसी तरीके से आप सब रूट में इसका सब रूट सब ट्री बनाते हो तो इसको ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम? ऑब्वियसली इसको बोलेंगे रूट। और इसके अंदर नीचे जाएंगे तो ये हो गया लीव। इसके नीचे और कोई होता तो ये लीव नहीं होता। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, यानी फोल्डर स्ट्रक्चर, और कुछ ज़्यादा नहीं है मेहनत करना। देखो ट्री किसे कहते हैं? तो विजुअलाइजेशन में हम लोग हिरार्किकल स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला वाला पैरेंट देखते हैं जिसका कोई पैरेंट ना हो, सिर्फ चाइल्ड ही हो। जिसका कोई पैरेंट ना हो, सिर्फ चाइल्ड हो। देखो ऐप, जिसका कोई पैरेंट ना हो, इससे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ चाइल्ड हो, उसे कहेंगे रूट। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ट्री उसी को कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की तरह। सब ट्री किसे कहते हैं? ए पार्ट ऑफ ट्री। ट्री के अंदर का कोई छोटा सा पार्ट को हम लोग सब ट्री कह सकते हैं। फिर उस पार्ट ऑफ ट्री में जो पहला वाला जो नोड होगा उसे हम रूट ट्री कहेंगे, और जो आखिरी वाला होगा उसे हम लीव्स कहेंगे, या सिंगुलर फॉर्म में बोले तो लीफ कहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो रूट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। लीफ किसे कहते हैं? लीफ का जो सब ट्री होता है उसमें कोई चाइल्ड नहीं होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब देखो जैसे तुमने यहाँ पर सेगमेंटेशन किया, जैसे मान लो कि तुमने ये देखो ध्यान से, मान लो तुमने कोई वेबसाइट खोला है acme.com, तो इसे कहते हैं डोमेन। फिर स्लैश लगा, फिर कुछ आया तो उसे कहेंगे सेगमेंट। ये सेगमेंट 1 हो गया, ये सेगमेंट 2 हो गया, ऐसे करके बहुत सारा सेगमेंट होता है। यहाँ पे देखो इस वेबसाइट को next.js.com, ये क्या हुआ? सेगमेंट डोमेन हुआ। ये क्या हुआ? सेगमेंट हो गया। ये क्या हुआ? सेगमेंट हो गया। और ये क्या हुआ? सेगमेंट हो गया यहाँ तक, और फिर ये लास्ट वाला भी सेगमेंट। तो आखिरी जो सेगमेंट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मान लो रूट है फोल्डर, उसके अंदर में डॉक्स है, डॉक्स के अंदर में ऐप है, ऐप के अंदर में बिल्डिंग योर एप्लीकेशन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर राउट है, राउटिंग है, राउटिंग के नीचे कुछ नहीं है तो इसी को लीव कहेंगे। तो स्ट्रक्चर में ऐसे ही बनता है। और ये पूरा का पूरा उठा लेंगे तो इसको पाथ कहेंगे, डोमेन को छोड़ के पाथ कहेंगे। पूरा का पूरा को बोलते हैं URL, पूरा का पूरा बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। तो इस तरीके से आप आराम से देख सकते हैं। देखिए पार्ट ऑफ द URL डिलिमिटेड बाय स्लैश, यानी एक स्लैश जब बीच में आ जाए, देखो यहाँ पे स्लैश आ गया तो इसे हम सेगमेंट कहेंगे। ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, ये वाला सेगमेंट हुआ, ये वाला सेगमेंट हुआ, यानी छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? URL सेगमेंट या सिर्फ सेगमेंट। ठीक है, URL पाथ किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ द URL कम्स आफ्टर द डोमेन। डोमेन नाम लिखने के बाद जो आता है उसे हम क्या कहेंगे? यानी पाथ बोलेंगे तो ये इतना सा पाथ हुआ। next.js.org डोमेन है। अगर डोमेन और URL सबको मिला देंगे तो URI हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंफॉर्मेशन, URI। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब आते हैं वर्जन 13 में क्या हुआ। इन वर्जन 13 नेक्स्ट.जेएस इंट्रोड्यूस न्यू ऐप राउटर। तो न्यू ये ऐप राउटर तो पहले क्या था? तो पहले था पेज राउटर। तो उसमें सिर्फ फोल्डर नहीं बनाते थे, सिर्फ फाइल का नाम बताते थे। आज भी ऐसा कर सकते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे। आज भी अपने प्रोजेक्ट में आप पेज राउटर यूज़ कर सकते हैं, बट खुद नेक्स्ट.जेएस रिकमेंड करता है ऐप राउटर। यहाँ देखो बिल्ट बाय द सर्वर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट विद सपोर्ट शेयर्ड लेआउट। शेयर्ड लेआउट मतलब आपस में एक लेआउट बनेगा और आपस में सब एक दूसरे को शेयर कर लेगा।
नेक्स्ट राउटिंग, लोडिंग स्टेज और ये सब बना सके हम लोग किसमें, ऐप राउटर की मदद से। आगे, ऐप राउटर वर्क्स इन अ न्यू डायरेक्टरी नेम्ड ऐप। जब आप इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्ट को तो आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, इसका नाम रहेगा ऐप, उसी में वो काम करता है। और पेज राउटर कैसे काम करता है, उसमें पेजेस नाम का फोल्डर हुआ करता था, उसके अंदर काम करता था। ठीक है, इसी तरीके से ऐप राउटर वर्क्स करता है और हमारा काम हो जाता है। जैसे ये ऐप फोल्डर है, देखिए पेजेस नाम का फोल्डर होता था पहले, मैंने बताया था। ये ऐप राउटर यहाँ काम करेगा, पेज राउटर यहाँ काम करेगा। क्या मतलब इसका, चलिए इंस्टॉल करके देखते, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और उसके बाद लिख देते हैं लर्न नेक्स्ट JS, ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने जा रहा है और इसको इंस्टॉल होने के बाद हम आपको बताएंगे कैसे ये काम करता है। तो इंस्टॉलेशन हो चुका है, देख लीजिए। इसको बस हम लोग ओपन करेंगे, cd learn next JS। फिर से देखोगे, इसका मतलब हुआ यही फोल्डर खोलो, खोल दिया। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ पेज राउटर कैसे काम करता था। ठीक है, ऐप फोल्डर तो ऐप राउटर के लिए है। इसी तरीके से आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, पेजेस। हाँ, ये होता नहीं है, बनाना पड़ेगा, रिकमेंडेड नहीं है, आपको तरीका बता रहे पहले कैसे काम होता था, 13 वर्जन से पहले कैसे काम करता था। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लिखा home.js, तो ये आपका RAFC हाँ आता था, RAFC देखो। तो ये होम पेज बन गया, लिख देते हैं दिस इज़ होम। ऐसे अबाउट नाम का एक पेज बनाते हैं, about.js, पहले ऐसे ही बनता था। इसमें काफ़ी कमियां थी जो उसको रिजॉल्व किया गया। पहले देख लो क्या क्या चीज़ें बनती थी पहले। अबाउट दिस पेज, अब इसको रन करने के लिए npm रन देव। तो होता क्या था कि आपका प्रोजेक्ट रन कर रहेगा इस IP एड्रेस पे। देखो ये हो गया होम पेज, क्योंकि इसमें लिखा अबाउट। क्या देखे, इसमें लिखा होम, इसका मतलब है कि पेजेस काम कर रहे हैं। तो ये पहले क्या था कि पेजेस नाम का फोल्डर बनाइए और जितना पेज का जो नाम देना चाहते हैं पेज का नाम वो बनाइए, लेकिन उसके अंदर भी बनाने के लिए मसला फंस जाता था, बहुत डायनेमिक करना पड़ता था, बहुत चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो पेज राउटर इंट्रोड्यूस कर दिए, हटा के इंट्रोड्यूस किया गया ऐप राउटर। तो इसीलिए ये वाला पुराना कंसेप्ट अब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, डिलीट मार देगा। तो ये है मोटे मोटे तौर पे पेज राउटर कैसे काम करता है उसका उदाहरण। चलिए आते हैं नीचे, क्या कहता है ये देखिए। इसमें ना ऐप राउटर वर्क करता है ऐप फोल्डर में, द डायरेक्टरी अमंग्स विद द पेजेस जो फोल्डर होता था उसी के साथ ही रहता था, है ना। और उसके बाद आगे चीज़ें बताया गया कि पेजेस नाम का फोल्डर अभी भी प्रीवियसली जैसे बिहेव करता था अभी भी वैसे बिहेव करता है। उसका उदाहरण देख सकते हैं आप, ऐप फोल्डर के पैरेलल आपको पेजेस भी बना सकते हैं। खैर, बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट आता है ऐप फोल्डर के साथ, अगर आपको चेंज करना है तो आप पेज राउटर के साथ भी जा सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। बार बार हम आपको ये रिपीट कर रहे हैं। रूल क्या है पेज राउटर के फोल्डर को, तो रूल्स फॉर फोल्डर एंड फाइल। नेक्स्ट JS को अगर फाइल सिस्टम बेस यानी ऐप राउटर यूज़ करना है तो आपको फोल्डर को ही अपना फाइल का नाम मानना होगा, स्लैश राउट का नाम मानना पड़ेगा। फोल्डर का जो नाम होगा वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहला फोल्डर को रूट कहेंगे और बाकी को हम लीव कहेंगे। आखिरी जो फोल्डर होगा उसमें आप पेज.js लगाइएगा, यानी जो जहाँ पे आप अपना पेज को दिखाना चाहते हैं पब्लिक को वहाँ पे पेज.js लगाना पड़ेगा। क्या मतलब इसका, वही काम करते हैं जो पेज राउटर से किए। ऐप फोल्डर के अंदर आपको आके बनाना पड़ेगा अबाउट
फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जो फाइल होगा वो आपका नाम पेज डॉट जेएस ही होगा। लेकिन पेज डॉट जेएस खाली नहीं रह सकता, आपको वहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे दिस इज ऐप राउटर अबाउट पेज, ऐसा लिख देते हैं, टेस्ट करने के लिए काम करेगा नहीं कर रहा। तो देखो ये प्रोजेक्ट है, इसमें अगर अबाउट लिखेंगे तो काम करेगा। ये क्या हो गया, कोई गलती हो गई, वो पेजेस फोल्डर चला गया ना, तो अभी हमको सर्वर थोड़ा बंद कर देना चाहिए। पेजेस फोल्डर ने बना दिया था ना, तो वो समझ रहा है कि वही नाम से खोजो, है कि नहीं, तो एक्चुअली नहीं है। क्योंकि कोई भी पेज जब खुलता है तो उसको कैश में ले लिया जाता है। देखो चेक करो, आ गया, यानी ये पेज राउटर काम कर रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपने पेज को खुलता हुआ देखा है। तो ऐसा है कि आपको जब भी कोई फोल्डर को अपना राउट मानना है तो उसके अंदर पेज डॉट जेएस डाल दीजिए, तभी वो फोल्डर आपका ऐप राउटर बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फोल्डर बना लेते हो सिर्फ, और उसमें पेज डॉट जेएस ना बनाते हो, जैसे कॉन्टैक्ट, और ऐसे छोड़ देते हो, आप सोचोगे कि यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लगा के काम होगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये 404 का एरर देगा। यानी ये नहीं मिला इसको, यानी ये राउटर बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि अच्छा इसमें कोई और फाइल का नाम हो जाएगा तो भी नहीं काम करेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, दे दिए तो क्या ये काम करेगा? नहीं, अभी भी 404 का ही एरर देगा। यानी कि बेसिकली जब तक पेज डॉट जेएस नाम नहीं होगा, इसको राउटर कभी भी पेज नहीं मानेगा, ठीक है। चाहे इसके अंदर में फंक्शन का नाम कुछ भी हो, फाइल का नाम पेज होना चाहिए। देखिए काम करिए। हाँ, तो ये है यहाँ पे छोटा सा रूल जो आपको फॉलो करना है। फाइल्स कैन यूज टू क्रिएट स्पेशल, कुछ फाइल्स होते हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे पेज डॉट जैसे एक फाइल होता है, वैसे बहुत सारा और फाइल होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अच्छा देखिए, अगर आपको बनाना है डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग, तो आपको अंदर डैशबोर्ड के अंदर में सेटिंग ऐसे फोल्डर बनाना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपको चाहिए कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद आप यहाँ पे ईमेल, तब आप पेज सर्च करना चाहते हैं। अभी तो 404 एरर आ रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट फोल्डर के अंदर ईमेल नाम का फोल्डर बना लीजिए, और उसके अंदर पेज डॉट जेएस फिर से बनाइए। तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल, ईमेल के अंदर पेज डॉट जेएस। अब देखो ये हम यहाँ पे ऐसे करा, और उसका यहाँ लिख देते हैं सेंड मेल, ताकि ये मैसेज आ जाए तो समझ में आ जाए हाँ काम कर रहा है। चेक करो, ये डिफाइन हो गया, काम कर रहा है। यानी कि बिना कॉन्टैक्ट के वो वाला बाहर वाला पेज डॉट जेएस काम कर रहा है, और स्लैश ईमेल लिखने के बाद अंदर वाला काम कर रहा है। तो तुम्हारा यूआरएल बिल्ड हो गया आराम से। नेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग रूट सेगमेंट में है, उसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर फिर फोल्डर बनाएंगे, ऐसा करके जाते हैं। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो कितने फोल्डर बना सकते हैं, कितने फाइल होते हैं? तो देखो ये फाइल कन्वेंशन देख लो, लेआउट नाम का एक फाइल होता है जिसके बारे में बाद में करेंगे। पेज नाम का फोल्डर तो अभी बनाए हैं। लोडिंग होता है, नॉट फाउंड होता है, एरर होता है, ग्लोबल एरर होता है, राउट होता है, टेम्पलेट होता है, और डिफ़ॉल्ट होता है। ये सारे फाइल्स बना सकते हैं। इस सब फाइल में का मीनिंग है, अपना अपना काम है। अभी हम लोग को सिर्फ अभी पेज से मतलब है यूनिक यूआई राउट्स मेक पब्लिकली एक्सेसिबल। अगर पेज डॉट जेएस नहीं है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। इसीलिए जब तुम कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाते हो तो उसका तुम स्लैश कंपोनेंट लिख के नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें पेज डॉट जेएस नहीं है। आगे देखो, आप डॉट जेएस में बना सकते हैं, डॉट जेएसएक्स में बना सकते हैं, टीएक्सएक्स में बना सकते हैं। टीएक्सएक्स मतलब टाइप स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। खैर, तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर मिलता है वो क्या है? तो लेआउट और टेम्पलेट ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एरर, और आप अभी काम क्या कर रहे हैं? पेज डॉट जेएस। तो पेज डॉट जेएस का जो कोड होता है वो कहाँ जाके रेंडर होता है, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, हम अभी कॉन्टैक्ट वाला फोल्डर हटा देते हैं, अबाउट वाला फोल्डर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये परमिशन मांग लेगा। देखो, तो ये मसला क्या है कि अबाउट के अंदर में पेज डॉट जेएस है, ठीक है। तो आपका जो पेज डॉट जेएस में कोड है, खाली इतना लिखने से एचटीएमएल हो जाता है क्या? नहीं होता है। एचटीएमएल में हेड, बॉडी होता है, टाइटल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लिंक होता है, बहुत सारी चीज़ लगाना पड़ता है। तो ये इतना सा लाइन लिखने से तो नहीं बन रहा है एचटीएमएल पेज। तो आखिर कहाँ बन रहा है? तो एक्चुअल में जो भी तुम पेज डॉट जेएस में कोड होता है ना, वो उसके फोल्डर के अंदर रखा हुआ लेआउट डॉट जेएस के पास जाता है। मतलब कहने का मतलब कि ये पूरा ऐप के अंदर जितना कुछ है, सब कुछ किसके साथ जाके अंदर घुस जाता है? लेआउट डॉट जेएस। इसमें क्या किया हुआ है देखो, ये कुछ इंपोर्टिंग किया हुआ है। थोड़ा नीचे आओ, देखो HTML का टैग किया हुआ है, बॉडी का टैग किया हुआ है,
और उसके बाद इसमें थोड़ा सीसस वगैरह करने के लिए ये सब डाला हुआ है। और जहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है वहाँ पे तुम्हारा page.js का डेटा आ जाता है। मतलब तुम अगर बॉडी में इस जगह पर अगर हेडर यहाँ पे बना दो, एक तो बना के दिखाए, देखो हम टेलविंड से बना के दिखाते हैं। एक ऐसे नहीं बनेगा क्या कि JS है, div क्लास नेम ऐसे फ्लिक्स -1 जस्टिफाई बिटवीन और BG कलर टिल यहाँ पे बनाते हैं। देखेंगे इसका मतलब है कि मेरे कंटेंट से ऊपर आना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऐसे छोटा सा एक डमी बना लिया, ज़्यादा हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो ये बन गया। और इसके बाद चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जहाँ पे वो पेज का फाइल आएगा। तो देखो जा चिल्ड्रन है, तो तुमको प्रोजेक्ट एक्सेस करके दिखाता है। देखो अबाउट के पेज में जाएंगे तो हमको ऊपर में एक तो पट्टी दिखेगा, देखा ये पट्टी कहाँ से आया? page.js में बनाए? नहीं, कहाँ बनाए? layout.js। और layout.js में जब बनाए तो पूरे हर पेज में काम करेगा ये। यानी कि अबाउट के पेज में बेसिकली बनाए और होम पेज पे भी तुम देखोगे तो तुमको वहाँ भी मिल जाएगा, मिला। यानी तुम आगे कॉन्टेक्ट बनाए, कुछ और बनाए, कुछ और बनाए, कुछ और बनाए, लेआउट एक ही है। लेआउट में जो कोड डाल दिए वो सभी पेज में अवेलेबल हो गया अपने आप। अब क्या है कि इसमें और क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए हेड है, बॉडी है, ये सब लगा सकते हैं। हेड कहाँ है? तो हेड आप डिफाइन करते हैं, हेड भी डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल चेंज करना है, ये देखो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको तुम चेंज कर सकते हो। दिस इज़ माई नेक्स्ट ऐप। और देखो ऊपर में क्या लिखा, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और रिफ्रेश करके देखो क्या लिखा हुआ है, यानी टाइटल चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बदल सकते हैं लेआउट से। पेज से काम करो, अबाउट के अंदर काम करो, उसके अंदर कहीं भी काम करो, काम साथ में किसके करेगा? लेआउट के। यानी जो लेआउट में वो आएगा ही, ठीक है। एक से ज़्यादा लेआउट भी बना सकते हो, बताएंगे बाद में। आगे देखो तो कंक्लूजन क्या है, देखो कंपोनेंट के अंदर बटन बना लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं होगा, बताओ क्यों? चलो इस वाले थ्योरी के साथ ज़्यादा चलते हैं, मज़ा आएगा। देखो ऐप फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर बनाए, कंपोनेंट के अंदर बटन बनाए, कंपोनेंट के अंदर बटन बनाए। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पर एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझाएगा आपको कि कौन सा फोल्डर पब्लिक में एक्सेसिबल और कौन सा फोल्डर नहीं है। तो देखिए कंपोनेंट के अंदर में क्या नाम बनाए? button.js। तो ये बात तो प्रूफ हो गया Next.js में इस फोटो से कि बी कैपिटल रखना जरूरी नहीं है जैसे रिएक्ट में रखते हैं, ये भी क्लियर है। अब आगे देखिए /component/button लगाओगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा, नॉट राउटेबल, मतलब ये राउटेबल नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि उस फोल्डर के अंदर page.js नहीं है, button.js है, button.js एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लाइव के अंदर देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर में नहीं एक्सेसिबल है। लेकिन जब तुम /dashboard लगाते हो तो page.js एक्सेसिबल है पब्लिक में, /dashboard लगाओगे तो पेज काम करेगा, और उसमें /nav लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि /nav page.js थोड़ी है जो एक्सेस हो जाएगा। यानी पता ये चला है कि आखिरी में आखिरी पेज, आखिरी लीफ हमेशा page.js होगा, तभी वो एक्सेस होगा पब्लिक में URL में, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोई भी फोल्डर बना दो, वो सब प्राइवेट है, जैसे वो page.js बना पब्लिक है, ठीक है। आप नीचे देखो API में मामला, इसमें API के मामले में page.js की जगह route.js काम करता है। API जब बनाना सीखेंगे तो पता चल जाएगा। तो API बनाने के क्रम में जब हम लोग अपना डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो page.js से अब नहीं काम करेगा, अब route.js काम करेगा। देखो db.js होने के बाद भी काम नहीं करेगा, और देखो route.js राउटेबल है, यदि इसको URL में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जो तुमको समझा रहा है कैसे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग दो चीज़ें समझेंगे, पैरेलल राउटिंग और इंटरसेप्टिंग राउटिंग, ये दोनों कैसे काम करता है। इस सबको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे, डिफाइनिंग अ राउट। राउट को कैसे डिफाइन करते हैं, बट इसके लिए यहाँ पर अभी पूर्ण विराम डाल देते हैं ताकि तुम राउटिंग के कंसेप्ट को फोल्डर बना कर चार चीज़ों को समझ के करो, और फिर हम लोग आएंगे यहाँ से लेकर नीचे तक सब कुछ सीखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।